योगः कर्मसु कौशलम्। नमस्कार दोस्तों, इस रिफ्रेशर कोर्स में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर महेश नारायण दीक्षित, एसोसिएट प्रोफेसर, गुजरात विद्यापीठ, इस रिफ्रेशर कोर्स का हिस्सा बन करके अपनी खुशी व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं एचआरडीसी गुजरात यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आप सबके साथ अपनी बात रखने का मौका दिया और इस विशेष अवसर पर, जबकि पूरा विश्व पेंडेमिक के पीरियड से जूझ रहा है, उस दरमियान भी एचआरडीसी गुजरात यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर जोशी ने जिस तरीके से इस ज्ञान यज्ञ को जारी रखने का प्रयास किया है वह सराहनीय है और मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इस रिफ्रेशर कोर्स के संचालक आदरणीय श्री अमृत भरवाड़ जी और इस रिफ्रेशर कोर्स के साथ जुड़े हुए सभी उन व्यक्तियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिनके माध्यम से यह रिफ्रेशर कोर्स आज न केवल शुरू हुआ है बल्कि अपने नित्य नए शिखरों को सर करता जा रहा है। मैं विशेष बात न करते हुए इतना जरूर दोहराना चाहूंगा कि कुछ परिस्थितियां सामान्य होती हैं जिसमें सामान्य रूप से काम करना बड़ी ही सामान्य बात होती है, लेकिन जब परिस्थितियां विषम हो जाएं तब इस ज्ञान के यज्ञ को जारी रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व का विषय बन जाता है। और इस प्रक्रिया में जिस तरीके से एचआरडीसी और इसमें भागीदारी करने वाले आप जैसे महानुभाव ने जो बढ़ चढ़ के इस ज्ञान यज्ञ में भागीदारी की है वो एक सराहनीय कदम है। उसमें ये देखने की जरूरत होती है कि वाकई हम एक शिक्षक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर इसमें हम मन से जुड़े तो हमारे दायित्व का निर्वहन होगा। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे, जिस विषय वस्तु को लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं, उसकी शुरुआत 2020 के जुलाई से हो गई, जबकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारत सरकार की कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और इस विषय का जो मुख्य चर्चा का बिंदु होगा वो बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षक शिक्षा। आप सभी शिक्षक हैं, लेकिन इस शिक्षकों के बीच में भी कुछ तो ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जिनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं बल्कि उनसे पूरा जनमानस सीखता है। ऐसे जन्मजात शिक्षकों की अगर हम श्रृंखला की बात करें तो भारत में अनेकों ऐसे हुए जिनका अनुगमन करके, जिनके आचरण को देख करके, जिनकी वाणी को सुन करके हमने अपने आप को मार्गदर्शित किया है, पुरस्कृत किया है और पल्लवित किया है। और हम आज जो कुछ भी बन पाए हैं या भारत देश जो कुछ भी बन पाया है उन्हीं जन्मजात शिक्षकों की देन है, जिसमें शंकराचार्य भी हो सकते हैं, महात्मा गांधी भी हो सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, जन्मजात शिक्षकों की संख्या बड़ी कम होती है और 133 करोड़ की आबादी वाले देश में कुछ जन्मजात शिक्षकों से पूरे जनमानस को कौशल युक्त बना देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, जो शायद संभव नहीं है। हम उनसे प्रभावित तो हो सकते हैं, हम उनसे आचरण में कुछ सीख तो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण जनमानस को शिक्षित नहीं कर सकते। इसलिए समाज में औपचारिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की जाती है, उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है, उनको शिक्षित करने का काम किया जाता है, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी का निर्माण हो सके। इतनी भूमिका के बाद मैं चाहूंगा कि हम सब अब केंद्रित हों अपने उस विषय वस्तु पे, जिसको कुछ इस तरीके से शब्दबद्ध किया गया है। इस स्लाइड के माध्यम से
मैं उसे प्रेजेंट करना चाहूँगा और आप सब उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस चीज़ को देख पाएँगे कि जो प्रेजेंटेशन है, उसमें इसके टाइटल को कैसे निरूपित किया गया है और इस टाइटल के बाद हम चर्चा एक-एक स्लाइड को देखते जाएँगे और करते जाएँगे, जिससे कि हमारा ये चर्चा का विषय टू द पॉइंट हो और समय से हम इसको पूरा भी कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि टीचर एजुकेशन इन एनईपी 2020 चेंजेस, चैलेंजेस एंड प्लान ऑफ एक्शन। आज के 90 मिनट की इस चर्चा का जो विषय है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा और उसके खास संदर्भ में शिक्षक शिक्षा में जो परिवर्तन आने वाले हैं और उस परिवर्तन को लाने में जो चुनौतियां हमारे सम्मुख उपस्थित होने वाली हैं और उनको दूर करने के लिए हम शिक्षक क्या एक्शन प्लान बना सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के दरमियान हम इस टाइटल से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों को भी व्याख्यायित पहले करेंगे, जिससे कि हमारी चर्चा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने में हमें सुविधा रहे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट विल वी डिस्कस इन दिस लेक्चर। हम इस लेक्चर में 90 मिनट के इस बातचीत में आखिर क्या प्राप्त करने वाले हैं। तो हम जो प्राप्त करेंगे उसको मैं यहाँ पे नरेट कर जाता हूँ, उसको मैं यहाँ पे वाणी देता हूँ कि अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, टीचर एंड टीचर एजुकेशन। हम 3 कंसेप्ट की यहाँ चर्चा करेंगे, शिक्षक, शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा। उसके बाद अ ब्रीफ हाईलाइट अबाउट प्रीवियस नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वैसे तो इस राष्ट्र को शिक्षित करने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत लंबे समय से बहुत सारे कमीशन और आयोग बने हैं, लेकिन हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनने वाले आयोग और उससे उत्पन्न हुई नीतियां, और वो भी भारत की स्वतंत्रता के बाद अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी राष्ट्रीय स्तर की और पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रख करके नीतियां बनी हैं, उनकी थोड़ी झलक लेंगे ताकि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने में हमें सुविधा रहे। उसके बाद फिर हम इंट्रोडक्शन एंड की फीचर्स ऑफ एनईपी 2020 की चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उन कौन से विशेष मुद्दों को रखा गया है, उन कौन सी विशेष बातों को रखा गया है जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, और उसमें वो कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं जो शिक्षक शिक्षा के लिए और विद्यालय शिक्षा के लिए कही गई है। A detailed description about the policies of teacher education in NEP 2020 की भी हम चर्चा इसमें करेंगे। Challenges in the way of implementing recommendations about teacher education in NEP 2020 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खास करके जो शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में बातें कही गई हैं, उनको अगर हमें लागू करना हो तो वो कौन कौन सी चुनौतियां, वो कौन कौन सी बाधाएं हमारे सम्मुख उपस्थित होंगी, उसके बारे में हम एक बार अपने आप को जागरूक बना लें, जिससे किसके इम्प्लीमेंटेशन के समय हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इसको दूर करने के उपायों के बारे में भी सोच सके। क्योंकि कहा जाता है, हिंदी में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कहावत है कि चेती नर सदा सुखी, कि जो पहले से चेत करके मतलब बुद्धिमानी के साथ समझ बूझ करके काम करते हैं उनको सुख की प्राप्ति होती है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की होने वाली है दोस्तों, तो वो भूमिका हम शिक्षकों की है, जो कि हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं और जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। इन सारे शिक्षकों की, और खास करके इन शिक्षकों में भी हमारी और इसमें भी मेरी इस संदर्भ में सोचने की जरूरत है, तभी इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम संतोषपूर्ण रीत से कह पाएंगे कि हाँ, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट किया। और सबसे अंत में हम ये चर्चा करेंगे, इस बात को समझेंगे
कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या एक्शन प्लान हो सकते हैं। और ये जो एक्शन प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है, वो मेरी मति, मेरी बुद्धि से मुझे जो सूझा, जो समझ में आया है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। और उसमें सुधार करने की पूरी गुंजाइश है। इस पूरी विनम्रता के साथ मैं उसे रखूंगा। और आप सबसे ये अपेक्षा भी होगी कि जो लोग भी इसे सुन रहे हैं वो इन सुझावों को समझें और इसमें भी सुधार करके इस सुझावों को लागू करने का प्रयास करें। तो शायद हमारी सरकार का जो एक प्रयास है कि जल्द से जल्द शिक्षा नीति को कैसे जमीन पर उतारा जाए, वे सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो कि टाइटल है हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा, इसमें 3 बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसा कि हमने पहले ही ऑब्जेक्टिव के बारे में आपने बताया था कि इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो उसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, उसकी आवश्यकताओं के बारे में समझेंगे। ये जो 3 शब्द हैं उसमें सबसे पहला शब्द है टीचर। हु इज टीचर? शिक्षक कौन है आखिर? किसे हम कहेंगे कि ये शिक्षक है? जो वर्ग में पढ़ाता है, जो क्लासरूम में पढ़ाता है, वो शिक्षक है क्या? कि या फिर वो शिक्षक है जो सिर्फ न पढ़ाता है बल्कि पढ़ाने के साथ साथ आचरण को भी करना सिखाता है, मूल्यों को भी प्रस्थापित करता है, वह शिक्षक है? या फिर शिक्षक वह है जो कि हमें प्रेरित करता है कुछ पढ़ने के लिए? या फिर शिक्षक वह है जो कुछ नहीं करता फिर भी उससे हम प्राप्त प्रेरणा से अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं? तो आखिर शिक्षक क्या है, शिक्षक की विभावना क्या है भारतीय संदर्भ में, उसे समझे। एजुकेशन के बारे में समझेंगे कि प्रोसेस है, या एक डिसिप्लिन है, विषय शास्त्र है। और सबसे अंत में टीचर शिक्षा के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज शिक्षक शिक्षा की। यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 ग्राफिक्स हमारे सामने दिए गए हैं, उनकी बात हम थोड़ी देर में करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक पहली लाइन लिखी हुई है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5वें सेक्शन के पहले मुद्दे से दी गई है। इसमें कहा गया है, टीचर्स ट्रूली सेव द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। टीचर्स ट्रूली सेव द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड देयरफॉर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। शिक्षक जो है हमारे भविष्य के जनरेशन को, पीढ़ी को एक आकार प्रदान करते हैं और इस नाते ये कह सकते हैं कि वो राष्ट्र को आकार करते हैं। यही सेम बात, इसी बात को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी कहा गया है और यही इसी भावना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो आई उसमें भी कहा गया। तो आप ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जितनी भी बनी है उन सारी नीतियों में शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया गया है। हालांकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा में पहला स्थान किसी का होता है तो वो विद्यार्थी का है, लेकिन उस विद्यार्थी के साथ अगर उसी स्थान पर कोई अगर रखना चाहे तो शिक्षक हो सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस महत्वपूर्ण बात को, जो कि एक स्वीकारोक्ति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, शिक्षक को सम्मान देने के लिए, उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए, उसमें आत्मविश्वास जगाने के लिए ये पर्याप्त है। अपने आप में हम जैसे शिक्षकों को जागरूक होने के लिए, उत्साहित होने के लिए। अब सवाल यह आता है कि शिक्षक है क्या आखिर? भारतीय परंपरा में हम देखें तो ये जो बगल में चित्र दिया गया है, इस तरफ उस चित्र को देखें अगर हम पाएंगे कि यहां पे इस चित्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की चर्चा की गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसके बारे में श्लोक है, बड़ा प्रचलित श्लोक है, मैं यहाँ पे जरूर उसको रिसाइट करना चाहूंगा कि गुरुः ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु शिव समान है। या यूं कहें कि गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म है
जिसकी ये प्रतीति ये तीनों देवताएं हैं। तो साक्षात ब्रह्म के स्वरूप में शिक्षक को स्वीकार किया गया है हमारी भारतीय संस्कृति में, जिसके तीन स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और शिव के रूप में। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले सभी लोग जानते हैं कि इन तीनों देवों की अपनी एक विशिष्ट भूमिका है इस सृष्टि में। ब्रह्मा क्रिएटर है, वो चीजों को उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, आकृति देते हैं, रचना देते हैं, उसमें जीवन का संचार करते हैं। वही विष्णु ब्रह्मा की इस बनाई हुई सृष्टि का पालन पोषण भरण करते हैं। और भगवान शिव जो कि संहारक के रूप में, विषम परिस्थितियों में उसको संभालने के रूप में आते हैं, वह है शिव। तो शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान को उत्पन्न करता है, उसकी प्रसुप्त शक्तियों को जगा करके उसे जीवंत बनाता है, इसलिए उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। उसकी शक्तियों का विकास हो, ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें बालक अपनी संपूर्ण शक्तियों को विकसित करता है, पल्लवित करता है, पुष्पित करता है, बल्कि पुष्ट होता है, इसलिए हम उसे विष्णु कहते हैं। बालक में आई हुई दुष्वृत्तियों को, अज्ञानता को, उसकी बुराइयों को जड़ मूल से नष्ट करने का काम शिक्षक करता है, इसलिए हम उसे शिव कहते हैं। तो भारतीय संदर्भ में, भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि वो बालक को जन्म देने वाला, उसे विश्व बनाने वाला, उसका पल्लवन करने वाला और उसमें निहित बुराइयों को दूर करने वाला है। तो दोस्तों, ये तो भारतीय परंपरा की बात हुई। इसके अलावा शिक्षक शब्द की अगर हम व्याख्या करें कि वाकई शिक्षक शब्द क्या कहता है अपने आप में, तो यहाँ पे शिवराम आपटे जी का संस्कृत हिंदी शब्दकोश है, उससे मैंने देखने का प्रयास किया और उसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया। तो कुछ इस तरीके से हम उसको व्याख्यायित कर सकते हैं कि शिक्षक जो कि शिक्ष धातु से और ऋच और लुण प्रत्यय से बना हुआ है, और शब्द का अर्थ होता है सीखने और सिखाने वाले। शिक्षक वो है जो सिखाता है और सीखता है, तथा शिक्षा शब्द जो है वो शिक्षा और टाप शब्द का समन्वित पद है, और उसका अर्थ होता है अध्यापन एवं ज्ञान अभिग्रहण, जो अध्यापन का कार्य करता है और ज्ञान को ग्रहण करने का काम करता है। तो यहाँ दोनों ही शब्दों में हम देखते हैं कि यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ सिखाने की प्रक्रिया भी संबंधित है, लेकिन हमने वर्तमान समय में शिक्षक को सिर्फ सिखाने के रूप में स्वीकार कर लिया है, जिससे हमें अब मुक्त होने की जरूरत है। क्योंकि इस बात से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पे जोर दिया गया है कि शिक्षक न सिर्फ सीखे बल्कि सीखते हुए सिखाए। सिर्फ सिखाना उसका काम नहीं, बल्कि सीखना भी उसका परम काम है। तो इस अर्थ में अगर हम देखें तो शिक्षक वह है जो न सिर्फ सिखाता है बल्कि सीखता भी है। और आज जबकि भारतीय परंपरा में हम ये मानते हैं, जिसमें कि महात्मा गांधी का वो शिक्षा के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण विधान कि शिक्षा से तात्पर्य बालक में निहित आत्मा, शरीर और मन अर्थात मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं उसका संपूर्ण और समन्वित पल्लवन या प्रस्फुटन ही जो है वो शिक्षा है। तो इस रूप में देखें तो ये काम करने का दायित्व शिक्षक का है, और वाकई जो ये करता है वो शिक्षक है। इसीलिए हम माता पिता को भी शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं। शिक्षक तो शिक्षक है। इवन अपने आसपास के वातावरण से जहां से भी शिक्षा प्राप्त होती है, उस ऑब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट को, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को हम शिक्षक के रूप में पूछते हैं। बल्कि हमारे एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य की मूर्ति से ही शिक्षा पाई। हालांकि हम द्रोणाचार्य नहीं बने, किसी भी विद्यार्थी का अंगूठा नहीं मारते, क्योंकि वो शिक्षकत्व के नाम पर व्यापार हो गया, और वो भी ऐसा व्यापार जिसमें सिर्फ अपने लाभ की बात हो। उस बात को हम यहाँ पे चर्चित नहीं करते हैं। हम तो बात करते हैं कि आखिर शिक्षक है कौन। तो वर्तमान स्थिति में शिक्षक को क्या कहते हैं?
अ पर्सन हु टीचर्स, जो पढ़ाता है वो शिक्षक है। अ पर्सन हु हेल्प्स स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज, कंपिटेंस एंड वैल्यूज, शिक्षक वो है जो कि मदद करता है किस काम में? ज्ञान के संग्रह में, क्षमताओं के विकास में, उसकी प्राप्ति में और गुणों के विकास में। मतलब छात्र अगर अपने ज्ञान, गुण और क्षमताओं में विकसित करना चाहते हैं और उसमें जो हेल्प करता है वो शिक्षक है। अ पर्सन हु क्रिएट्स लर्निंग एनवायरनमेंट एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, और वो व्यक्ति जो कि पढ़ने के लिए एक वातावरण का निर्माण करता है और शिक्षक और विद्यार्थी को पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, वो शिक्षक है। अ पर्सन who help student to learn how to know, how to do, how to live together and how to be. Learn, treasure learning within. डॉक्टर करण सिंह के एक करण सिंह और उनकी टीम के द्वारा लिखा हुआ एक किताब है द ट्रेजर लर्निंग विदिन। शिक्षण भीतर नो खजानो, इसको हम गुजराती में कहते हैं। शिक्षण के भीतर का खजाना हिंदी में कहते हैं। उस रिपोर्ट में शिक्षा के 4 प्रमुख लक्ष्यों की बात की गई है और ये 4 लक्ष्य यही है। और वाकई में 21वीं सदी शिक्षा का, 21वीं सदी की शिक्षा का अगर कोई लक्ष्य हो सकता है तो ये 4 लक्ष्य। और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में जो विद्यार्थियों की मदद करता है वो शिक्षक है। हाउ टू नो, कैसे हम जाने, हाउ टू डू, कैसे हम करें, हाउ टू लिव टुगेदर, हम साथ साथ कैसे रहना सीखें, एंड हाउ टू बी, हम अपने अस्तित्व को बनाए कैसे रखें। इसमें अगर जो मदद कर देता है, इन क्षमताओं को जो सिखा देता है, वही शिक्षक है। तो वाकई दोस्तों, आज 21वीं सदी में हमें ऐसे शिक्षक बनने की जरूरत है जो कि व्हाट टू लर्न ये बताना नहीं है, बल्कि शिक्षक का दायित्व तब ये हो चला है कि व्हाट टू लर्न, क्या सीखें ये बताने के साथ हाउ टू लर्न, हम कैसे अपने आप सीखें इसके बारे में भी वो बताए, समझाए। तो अभी तक हमने देखा कि शिक्षक क्या है। शिक्षक वास्तव में विद्यार्थी का मित्र है इस लोकतांत्रिक परंपरा में, और वो भी ऐसा मित्र जो कि विद्यार्थी को सीखने के लिए एक वातावरण का निर्माण करता है, उन्हें प्रेरित करता है और प्रेरणा इस बात की देता है कि स्व लर्निंग कैसे हो, हम अपने से कैसे सीख सकें, इस बारे में वो प्रेरित करता है। तो इसे हम शिक्षक कहते हैं। दोस्तों, दूसरा शब्द हमारे सम्मुख जो था वो था एजुकेशन। अभी एजुकेशन शब्द क्या है? एजुकेशन को हम अगर देखें तो एजुकेशन शब्द डिसिप्लिन के रूप में आता है हमारे सम्मुख और एक प्रोसेस के रूप में आता है। शिक्षा इतना व्यापक हो चुका है कि वो अपने आप में एक विषय शास्त्र का स्वरूप ले चुका है, और उसको डिफाइन करते हुए कहा जाता है एज ए डिसिप्लिन, एजुकेशन इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स मेनली विथ मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विद द कंसर्न ऑफ पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी। वर्तमान शिक्षक को पेडागोजी और एंड्रोगोजी के बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए। अगर आप वाकई एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेडागोजी और एंड्रोगोजी, इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बीच रहे फर्क को और इनमें उपयुक्त होने वाली विधियों को जानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि स्कूली शिक्षा में जिस शिक्षण शास्त्र का उपयोग होता है वो पेडागोजी से संबंधित होता है, और उच्च शिक्षण में जिस शिक्षा शास्त्र का उपयोग होता है, जिस मेथड्स का उपयोग होता है, वो एंड्रोगोजी होता है। एंड्रा का मतलब होता है प्रौढ़ और पेडा का मतलब होता है छोटे बच्चे। तो आप जहां भी शिक्षक हैं, आपके जो विद्यार्थी हैं उनकी उम्र क्या है, उनकी क्षमताएं क्या हैं, इस आधार को ध्यान में रखते हुए जो शास्त्र ये हमें बताता है, ये सिखाता है कि हम कैसे पढ़ाएं, उसकी व्यूहरचना को बताता है, उसके विविध आयामों को सिखाता है, तो उसे हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो ये तो डिसिप्लिन के रूप में इसकी परिभाषा है। लेकिन शिक्षा को वास्तव में हम एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं, और वो ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति में निहित क्षमताओं को उजागर करने वाली है। इसके बारे में कहा गया है कि एज अ प्रोसेस, एजुकेशन इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग और ऑफ बीइंग एजुकेटेड। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी को हम शिक्षित करते हैं अथवा शिक्षित होते हैं।
तो शिक्षित करने और शिक्षित होने दोनों ही प्रक्रियाओं को हम एजुकेशन कहते हैं। वैसे एजुकेशन शब्द, जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे, कि इसका जो समानार्थी शब्द है वह है शिक्षा हिंदी में, केळवणी गुजराती में और शिक्षा संस्कृत। और तीनों ही शब्द अपने आप ये बताते हैं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा से जुड़ी हुई है। और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या छात्र में रही अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाया जाता है। वैसे भी अपने मूलगत रूप में एजुकेशन शब्द ई और ड्यू को दो शब्दों से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर लाना। जो भी हमारे अंदर पड़ा हुआ है उसको बाहर लाने की प्रक्रिया ही शिक्षा की प्रक्रिया है। अब हम समझेंगे कि आखिर टीचर एजुकेशन क्या है। टीचर एजुकेशन को समझना हम सारे शिक्षकों के लिए जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बात अब कह दी गई है कि शिक्षक शिक्षा किसी न किसी स्वरूप में, भले ही वो सिर्फ 1 क्रेडिट का मामला हो या 2 क्रेडिट का मामला हो या फिर वो फुल फ्लेज डिग्री का मामला हो, हर एक व्यक्ति को जो कि कहीं भी शिक्षक बनना चाहता है, इस शिक्षक प्रशिक्षण की प्रक्रिया उसे स्वीकार करनी होगी। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक प्रावधान के अनुसार पीएचडी जो लोग भी करेंगे उन लोगों को शिक्षक शिक्षा से संबंधित एक कोर्स करना पड़ेगा और उस कोर्स को करने के बाद ही उन्हें पीएचडी की डिग्री इनायत की जाएगी। तो शिक्षक शिक्षा क्या है ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम खुद शिक्षक हैं, खुद प्रशिक्षक हैं और पीएचडी के गाइड भी हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर टीचर एजुकेशन है क्या चीज। टीचर एजुकेशन refers to the policies, procedures and provisions designed to equip an individual with the knowledge, attitude, behaviors and skill they require to perform their tasks effectively in the classroom, school and wider community। ये विकिपीडिया से ली गई परिभाषा है, जिसमें कहा गया है कि टीचर एजुकेशन रिफर्स टू द पॉलिसीज, उस नीतियों, प्रोसीजर प्रक्रियाओं, प्रोविजंस उन संकल्पनाओं जो कि व्यवस्थित रूप से दी गई हैं, टू इक्विप एन इंडिविजुअल with the knowledge, attitude, behavior and skill they required to perform their task effectively in the classroom। तो शिक्षक शिक्षा उस नीति, प्रोसीजर और डिजाइन की हुई उन संकल्पनाओं का नाम है जो कि एक विद्यार्थी को इतना इक्विप्ड कर देती है, इतना योग्य बना देती है, इतना सिद्ध बना देती है कि वो क्लासरूम से संबंधित व्यवहारों को, स्कूल से संबंधित व्यवहारों को या बाहर की कम्युनिटी में जो शिक्षकत्व संबंधी व्यवहार है उसको वो नियंत्रित कर सके, उसको संचालित कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो शिक्षक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए, कुछ सिखाया जाता है। और इस दरमियान बहुत सारी चीजें होती हैं और वो हम जानते हैं एक शिक्षक के रूप में कि एक शिक्षक को क्या क्या सिखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो भी चीजें सीखी हैं उनको सीखने के बाद हमें ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा का क्या महत्व है और उसको कितना महत्व दिया गया है। लेकिन उस चीज को जानने के पहले हम ये देखना चाहेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बातें कही गई हैं उन बातों से पहले इन बातों को कहने वाली और कौन कौन सी नीतियां थी, चलिए देखते हैं उन्हें। यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 नीतियों का ही जिक्र किया है। वैसे नीतियां बहुत सारी हैं। स्वतंत्रता के बाद भी लगभग 20 कमेटी और समितियां बनी हैं जो कि भारतीय शिक्षा के साथ संबंधित रही हैं। भारतीय शिक्षा को सेब देने में, उन्हें परिवर्तित और पुष्पित बनाने में, उन्हें पल्लवित करने में उनका योगदान रहा है। और इस शिक्षा नीतियों में जो सबसे अच्छी बात रही वो विश्वविद्यालय आयोग से शुरू होती है हमारी परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक आकर के रुकती है। और ये एक पड़ाव है,
ऐसा नहीं कि एक अंतिम शिक्षा नीति है, इसके बाद भी शिक्षा नीतियां बनेगी। ये जो 3 चीजें दी गई हैं, उसके अलावा भी 2 नीतियों का जिक्र यहाँ पे करना बहुत जरूरी है, और वो नीतियां हैं राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आयोग, जो कि राधाकृष्णन के अध्यक्षता में बनाई गई थी 1948 स्वतंत्रता के तुरंत बाद, ताकि विश्वविद्यालय शिक्षा को नियंत्रित किया जा सके, उसका एक ढांचा बनाया जा सके, उसको एक आकार दिया जा सके। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा पे भारत सरकार ने जोर दिया और लक्ष्मी शंकर मुदारिया की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया था, जो कि माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप क्या हो, उसमें उसकी प्रक्रियाएं कैसे हों, उसके बारे में उन्होंने बताया था, जो कि 1952 में बना था। लेकिन संपूर्ण राष्ट्र के लिए और पहली क्लास से लेकर के पीएचडी तक की शिक्षा को एक स्वरूप देने के लिए कोई कमेटी बनी, तो वो डॉक्टर डीएस कोठारी के अध्यक्षता में बनी थी, जो कि 64 में बनाई गई। 62 से 64 के बीच में उन्होंने काम किया था, और उनके द्वारा प्रतिपादित जो रिपोर्ट आई, उसके आधार पर 1968 की पॉलिसी बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जिसे हम कहते हैं। उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इस शिक्षा नीति ने वाकई भारत की शिक्षा को एक दशा और उसके स्वरूप को बदल के रख दिया, जो कि काफी लाभान्वित किया भारतवर्ष को। लेकिन समय बीतने के साथ सूचना और संचार टेक्नोलॉजी में क्रांति आने के बाद 1986 में भारत सरकार, जिसके तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने एक शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया था, जिस शिक्षा व्यवस्था पर आज तक हम चल रहे थे। या यूं कहें कि जुलाई 2020 के पहले जो शिक्षा व्यवस्था लागू थी, वो शिक्षा व्यवस्था 1986 की थी। उस 1986 की शिक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के लिए और वैल्यूएबल बनाने के लिए 1992 में राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति की रचना की गई, जिसे हम कहते हैं पुनरीक्षा समिति। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अमेंडमेंट्स में बहुत सारे सुधार किए, बदलाव किए, और उसे 21वीं सदी के अनुरूप बनाने की कोशिश की गई थी। और इसका सबसे बड़ा जो प्रचार प्रसार का काम हुआ, वो टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल करके किया गया था। लेकिन अब जबकि हमारे सम्मुख हमारी नई शिक्षा नीति आ चुकी है, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार करने वाली जो कमेटी थी, भारत सरकार थी, वो श्री नरेंद्र मोदी जी की थी। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। हालांकि 20 वर्ष इस 21वीं सदी के बीत चुके हैं, लेकिन अभी 80 वर्ष बाकी हैं, और ये समय भारत की डेस्टिनी को, उसके भाग्य को बदलने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस समय में भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो युवा है। आज भारत युवाओं का देश है, और उसमें भी 35 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का जो अनुपात हम देखें, तो हम लगभग पाते हैं कि 65% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो 35 वर्ष के नीचे की है। तो हमारी युवा शक्ति खूब अच्छे से काम कर सके, इसलिए जरूरी थी कि सिर्फ साक्षरता पे नहीं, बल्कि क्वालिटी वाली शिक्षा पे जोर दिया जाए, और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सम्मुख आई थी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाने में अगर किसी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो भूमिका भारत सरकार की रही है। और उसमें कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, कौन सी महत्वपूर्ण बातें की गई, उसको जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन इसको जानने के पहले इसकी भूमिका के बारे में हमें समझना। दोस्तों, अभी तक हमने जो बात की, वो बात की थी कि नई शिक्षा नीति आने के पहले भारत में, वो भी स्वतंत्र भारत में, कौन कौन सी शिक्षा नीतियां आई, और इसके अमल करने के बाद इस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया गया। और इसके संदर्भ में हमने अभी चर्चा की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 की, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की, और उसके बाद 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति 2020 की। आइए
अब इससे आगे बढ़ते हुए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को देखने का प्रयास करें। तो उन मुद्दों में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि उसके कुछ की फीचर्स हैं, जो की फीचर्स हम सभी को एक शिक्षक होने के नाते जानने चाहिए और तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम स्पष्ट रूप से बात कर पाएंगे। तो पहला जो मुद्दा है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो आधार है वो आधार क्या है। आप सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की एक संस्था है, जो संस्था संपूर्ण विश्व में शांति, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है और उसमें प्रत्येक राष्ट्र और उस राष्ट्र का नागरिक इन बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त कर पाए और हर एक राष्ट्र अपने विकास के महत्तम ऊंचाई को छुए, इसके लिए कृत संकल्प है और एक दूसरे का साथ देते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो 2015 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो बनाए गए थे, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल को उन्होंने स्वीकार किया और 2030 तक उसे पूरा करने का वचन दे दिया है। और इसी अनुसंधान में जो ढेर सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल हैं, उन गोल में से जो चौथा गोल है वो है SDG 4। SDG 4 का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 4, और वो जो है वो शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, लाइफ लॉन्ग शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि SDG 4 is the prime concern of this policy along with Indianization of entire education system। ये जो SDG 4 है वो SDG 4 वाकई में इस शिक्षा नीति का आधार बना है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतवर्ष में साक्षरता के दर को ही नहीं बल्कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ चला जाएगा और 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा कर दिया जाएगा और सभी नागरिक जो कि भारतवर्ष के नागरिक हैं उनमें शिक्षा की पूरी व्यवस्था लागू हो जाएगी। उनमें साक्षरता तो आएगी ही, साथ साथ उनमें लाइफ लॉन्ग एजुकेशन के संदर्भ में वो आगे बढ़ सके, इसके बारे में भी उनको जागरूक किया जाएगा, उनको इतना क्षमतावान बनाया जाएगा। लेकिन इस शिक्षा नीति का एक दूसरा उद्देश्य भी है और वो उद्देश्य है कि किसी भी शिक्षा नीति की जब बात होती है तो उसमें मैकाले का नाम जरूर आता है। शायद उस मैकाले की शिक्षा नीति ने, जो कि आज से 100 वर्ष पहले, लगभग 100 से ज्यादा वर्ष पहले आई थी, और उस शिक्षा नीति ने भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी तहस नहस कर दिया, ऐसा माना जाता है। उसके काउंटर के रूप में, उसके कार्ड के रूप में, या उसके कहें कि उसकी पूरक शिक्षा व्यवस्था के रूप में महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जन्म दिया था, जिसे हम नई तालीम में बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं। वो पहली भारतीय संस्कृति के अनुकूल शिक्षा थी, जिसे माना जाना चाहिए था उस समय, लेकिन कुछ कारणोंवश उस पर पूर्णतः अमल नहीं हो पाया। हालांकि स्वतंत्र होने के बाद भारत के कई राज्यों ने नई तालीम को अपनाया था, लेकिन पूर्ण मायने में उसे लागू नहीं किया जा सका और हम पाश्चात्यकरण के मोह को नहीं छोड़ पाए, जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रही है कि नहीं, हमें पुनः अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना होगा, अपनी भारतीय परंपराओं के साथ जुड़ना होगा, अपनी भारतीय व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि कोई भी एजुकेशन सिस्टम जब तक इंडिजिनस ना हो वो अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता, लोगों को लाभान्वित नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए SDG 4 के साथ ही साथ भारतीय शिक्षा को भारतीय बनाने के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया गया है। इसमें कुछ स्ट्रक्चरल फेरफार भी किए गए हैं, जो कि स्ट्रक्चरल फेरफार अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस इन स्कूल, जो कि 5+3+3+4 के रूप में अब होंगे, टू यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम्स, स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम्स पर स्ट्रक्चरल फेरफार किए गए हैं। ये स्ट्रक्चरल फेरफार या ये जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो पहला तो हम प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल तक देख सकते हैं कि पहले हम जो है वो 5+3+4 में काम करते थे, लेकिन अब वो स्ट्रक्चर बदल चुका है। अब वो 5 साल, 3 साल और 4 साल के रूप में माना गया है। जो पहला 5 साल है वो
आंगनबाड़ी या बाल बालिका से बच्चों को लेते हुए दूसरी कक्षा तक के लिए है, फिर 3, 4 और 5वीं की कक्षा +3 में है, उसका 6, 7, 8 के जो ग्रेड हैं उसमें बच्चे पढ़ेंगे वो +3 में आते हैं, और सेकेंडरी को +4 के रूप में रखा गया है, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नीचे की लाइन में पढ़ेंगे। उसको 3 स्टेजों में, महत्वपूर्ण 4 स्टेजों में बांटा गया है। 3 स्टेज जो है उसके वो संबंधित हैं एलिमेंट्री एजुकेशन से, और दूसरा जो चौथा स्टेज है वो उसके सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित है। पहला जो स्टेज में उसको बाइफरकेट किया गया है वह है फाउंडेशनल स्टेज in 2 parts, that is 3 years of Anganwadi or preschool plus 2 years in primary school in grade 1 plus 2. Both together convert age 3 to 8. उसके बाद फिर जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज पर आता है जो कि 3 to 5 years ग्रेड के लिए है, जो 3 वर्षीय है और जिसमें 8 से 11 साल के बच्चों को अध्ययन और अध्यापन का अनुभव कराया जाएगा। बच्चे जो कि 8 से 11 साल के होंगे वो प्रिपरेटरी स्टेज में होंगे और उनको 3वीं से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा उसमें दी जाएगी। उसके बाद फिर आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जिसे हम पहले जूनियर हाई स्कूल के रूप में भी उत्तर भारत में समझते थे, वो मिडिल स्टेज जो है वो 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के साथ संबंधित होगा, जिसमें से 11 से 14 वर्ष के बच्चे जो है उसमें अध्ययन करेंगे। अब इस स्टेज से आगे बढ़ने के बाद जो चौथा स्टेज है वह है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कि 9 से लेकर के 12 तक की कक्षाओं को रखा गया है, और ये 9 से लेकर के 12 तक की जो कक्षाएं हैं उसमें 9 से 12 मतलब 9, 10 और 11, 12 पहले ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसे हम सेकेंडरी स्टेज के रूप में देखेंगे, जिसमें के 14 से 18 तक के बच्चे, आयु वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, और वो महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि अब शिक्षा को पहली कक्षा से शुरू न करके प्रिपरेटरी स्टेज मतलब कि उसके बाल्यावस्था से ही शुरू कर दी जा रही है, जो कि उसके 3 वर्ष का बच्चा होता है तभी से उसे शिक्षा दी जाए। ऐसी संस्कृति इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है, जो कि आंगनबाड़ी और बाल बालिका स्कूलों को समाहित करती है। अभी तक ये व्यवस्था पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के सारे जो भी शिक्षा आयोग या शिक्षा नीतियां बनी, उन्होंने इसका संशोधन किया था, लेकिन आज इसमें बदलाव हुआ है, और ये बदलाव फाउंडेशनल स्टेज के रूप में है, जिसमें से कि बाल बालिका या लोअर केजी या अपर केजी जिसे हम कहते हैं, उसको भी अब इसको औपचारिक शिक्षा का भाग मान लिया गया है, और जो अब शायद प्राइवेट संस्थाएं नहीं बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि वो इस शिक्षा को लागू करे और इसके तरफ ध्यान दे, इसके बारे में स्कूल खोले, आंगनबाड़ी केंद्र खोले, प्री स्कूल खोले। हालांकि पूरे राष्ट्र में आंगनबाड़ी केंद्र हर एक गांव में चलाए जा रहे हैं, तो उनको और सशक्त बनाने की दिशा में यह शिक्षा नीति काम करती है। तो हमने देखा अभी तक कि जो की फीचर्स हैं उसमें पहला तो यह है कि SDG 4 का जो संबंधित गोल है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का गोल है, उस गोल पर और भारतीय शिक्षा को भारतीय बनाने के संदर्भ में यह शिक्षा नीति लागू की गई। और इस शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा बदलाव हम देखते हैं शिक्षा नीति के माध्यम से, तो वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्वरूपगत बदलाव, जो कि अब 4 भागों में 1 से लेकर के 12वीं तक की जो शिक्षा थी उसे अब बढ़ा करके बाल बालिका से 12वीं तक की शिक्षा के रूप में कर दिया गया है, और उसे 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज के रूप में हम इन चीजों को देख सकते हैं। इसके बाद फिर जो आता है वो है डाइवर्सिफाइड हायर एजुकेशन सिस्टम इन इट्स नेचर। जैसा कि मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चरल चेंज जो है सिर्फ एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल पे ही नहीं हुआ है, बल्कि ये स्ट्रक्चरल चेंज यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ है, जो कि यूजी और पीजी के प्रोग्राम्स में भी देखे जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चरल चेंज हुए हैं वो हुए हैं कि अब यूजी का जो प्रोग्राम होगा वो अनुमान 4 वर्ष का माना जाएगा, लेकिन ये 4 वर्षीय जो कार्यक्रम होगा उस 4 वर्षीय कार्यक्रम में मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की सुविधा हर एक अध्येता को उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी अध्येता का अगर वो किसी भी तरीके से अगर 1 साल पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसकी 1 साल की पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि
उसकी जगह उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 2 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर वो 3 वर्ष तक लगातार अपनी पढ़ाई को पूरी करता है तो उसे डिग्री दी जाएगी, यूजी की डिग्री दी जाएगी। और अगर उसने 4 साल का पूरा कोर्स किया तो उसे यूजी डिग्री विद रिसर्च के रूप में मान्यता दी जाएगी और वो सीधे पीएचडी लेवल पे एनरोल हो सकेगा। तो ये स्ट्रक्चरल एक फेरफार है, बदलाव है, परिवर्तन है, जो कि बड़ा ही अपने आप में महत्वपूर्ण है और शिक्षा को, उच्च शिक्षा को कम से कम ज्यादा फैलाने, विस्तृत करने में ये सहायक होगा। अगले की पॉइंट को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% एंड हायर एजुकेशन with 50% gross enrollment ratio by 2030 and 2035 respectively। मतलब कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन करने की बात की जा रही है और उसके लिए एक टाइम फ्रेम भी बना दिया गया है कि 2030 तक सेकेंडरी एजुकेशन की शिक्षा को, प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन की शिक्षा को 100% के लक्ष्य के साथ प्राप्त कर लिया जाएगा 2030 तक। और यही बात हायर एजुकेशन के संदर्भ में की जा रही है कि 2035 तक हर एक व्यक्ति, जितने भी सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोल हुए और पास हुए, उसमें से 50% कम से कम लोग हायर एजुकेशन को भी प्राप्त कर लें, ऐसा लक्ष्य इसमें रखा गया है। अभी हमारा जो रेशियो है वो अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो लगभग 80% के आसपास जाता है, हायर सेकेंडरी की बात करें तो 76% के आसपास जाता है, और हायर एजुकेशन की बात करें तो वो लगभग 30% के आसपास का रेशियो हम प्राप्त कर पाते हैं, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। अब इसके बाद सवाल आता है कि और क्या फीचर्स हैं, तो रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। और ये प्रक्रिया सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि बालक में क्या है, बच्चे में क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसमें यूनिक चीजें क्या है, इन सब चीजों की पहचान करना, उसे आगे बढ़ाना इस शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य माना गया है। एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, no rigid preparation between academic stream, extracurricular, vocational streams in school, vocational education and start from class 6 to internship। कहने का मतलब यह है कि अब इस शिक्षा व्यवस्था को पूरी इस तरीके से मान लिया गया है कि अब इस शिक्षा व्यवस्था में हर एक बच्चा जो कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन ले रहा है, उसमें कम से कम लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो स्किल है वो पूर्णतः प्राप्त करे, ये जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे सर्वेज हुए, उस सर्वेज में हम ये पाते हैं कि 5वीं तक के बच्चे पढ़ गए लेकिन उन्हें ना तो ठीक से लिखना आता है, ना तो ठीक से अंकी संक्रियाएं करना आता है। तो इस परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए भारत सरकार का संकल्प है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका रिफ्लेक्शन भी हमें दिखलाई पड़ता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अब शिक्षा व्यवस्था जो होगी उसमें कोई सेपरेशन नहीं होगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा नहीं देखी जाएगी, बल्कि वो करिकुलम का एक भाग माना जाएगा और उसको भी उतना ही वेटेज होगा जितना कि सैद्धांतिक विषयों को या थ्योरेटिकल विषयों को दिया जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये सामने निकल करके आई, जो कि 1937 में महात्मा गांधी ने भी कही थी, और सदियों से लेकर के, मतलब भारतवर्ष के प्रारंभ से लेकर के जब भी शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई तब से लेकर के अंग्रेजों के आगमन तक शिक्षा हमेशा किसी न किसी रोजगार से जुड़ी रही, शिक्षा हुनर सिखाती रही, शिक्षा ज्ञान देती रही। लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति ने ज्ञान को ज्यादा बढ़ावा दिया और भारतीय हुनर परंपरा को धीरे धीरे उसने खत्म कर दिया। तो इस चीज को फिर से रिकॉग्नाइज करने का काम 1937 में महात्मा गांधी ने किया था, और वही काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि क्लास 6 मतलब कक्षा 6 से लेकर के अब फिर से वहां से शुरू करके बच्चों को फिर से वोकेशनल एजुकेशन की तरफ मुड़ना होगा और उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से ये सारी शिक्षाएं दी जाएंगी। प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअल एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। भारत बहुभाषी देश है, हजारों की संख्या में यहाँ पे बोलियां हैं,
और इन बोलियों से उत्पन्न हुई कितनी ही महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, जिसमें से कितनी शास्त्रीय भाषाएं और कितनी राष्ट्रीय स्तर की भाषाएं हैं जिनको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। तो इस प्रकार से जहां पे कम से कम 22 भाषाएं जो कि पूरे भारतवर्ष में बोली, समझी और लिखी जाती हैं, और उसको समझने, बोलने, लिखने वालों की संख्या भी खूब ठीक ठाक है और राज्यों द्वारा प्रशंसित है, भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित है, कम से कम इन भाषाओं के विकास के लिए जरूरी था कि शिक्षा व्यवस्था को मल्टीलिंगुअलिज्म के साथ जोड़ा जाए और लैंग्वेज के पावर को समझ करके भाषाओं के अध्ययन अध्यापन की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए। तो इस बात को प्रमोट किया गया है और ये कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि अब कम से कम प्राइमरी एजुकेशन जो होगा वो तो मातृभाषा में ही बच्चे की होगा और वो मातृभाषा में बच्चा पढ़ सके, इसके लिए पुस्तक, कार्यक्रम जो भी बनाना पड़े वो बनाया जाएगा। फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, निरंतर बालक के मूल्यांकन प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, इसलिए भी इस बात को देखा गया है। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज बिना समता और समावेशन के नहीं चल सकता। भारत सिर्फ भाषाई रूप से ही विविध नहीं है, बल्कि वो सांस्कृतिक रूप से भी वैविध्य रखता है। उसकी संस्कृति में, वेशभूषा में, खान पान में भी अंतर है, विभेद है। लेकिन यहाँ पे जो इंक्लूजन का मामला है, वो इंक्लूजन का मामला उन बच्चों के साथ ज्यादा संबंध रखता है जो कि दिव्यांगों की श्रेणी में आते हैं, जिनको सेपरेट स्कूलों में भेज दिया जाता था, किसी कारणवश सामान्य स्कूलों में वो सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाते थे। तो ये शिक्षा नीति कहती है कि नहीं, उनका यह मूल अधिकार है कि वो समान स्तर की, समान गुणवत्ता की, समान वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए इंक्लूजन की बात कही गई है। हालांकि इस इंक्लूजन को और व्यापक तरीके से हम सारे शिक्षकों को समझने की जरूरत है, क्योंकि इन दिव्यांगों के साथ साथ बहुत ही ऐसे हाशिए पर छोड़ दिए गए लोग हैं जिनको कि शामिल करने की जरूरत है। क्योंकि जो हमारा डिस्पैरिटी रेट है साक्षरता की, अगर हम बात करें, जो कि 75वें चक्र के NOS के द्वारा हमें आंकड़ा प्राप्त होता है, भारत सरकार के सर्वे के द्वारा हम कह सकते हैं कि अभी भी डिस्पैरिटी रेट SC, ST और जनरल का जो लिटरेसी रेट है उसमें लगभग 16% का अंतर है। वहीं अगर पुरुष महिला की बात करें तो वो भी लगभग 14 से 15% के बीच जाता है। डिस्पैरिटी मतलब पुरुष आगे हैं, महिलाएं पीछे। वैसे ही शहरी और ग्रामीण के आधार पर भी डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। तो ये इंक्लूजन सिर्फ दिव्यांगों तक सीमित न रहे, बल्कि हम शिक्षक इस इंक्लूजन को महिलाओं के साथ भी जोड़ें। जो छूट गई महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, बहनें हैं, उनको भी मुख्य धारा में शामिल करें। जो हाशिए पर छोड़ दिए गए SC, ST के हमारे भाई हैं, उनको भी हम इनमें पुनः शामिल करें और किसी भी तरीके से प्राकृतिक रूप से जो कि अक्षम है, जो कि किसी भी तरीके से दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, उनका इंक्लूजन हम करें और उनको एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। मित्रों, इन विशेषताओं के साथ ही जो सबसे बड़ी बात इस शिक्षा नीति में कही गई, वो कही गई टीचर्स के संदर्भ में, टीचर ट्रेनिंग के संदर्भ में। जैसा कि मैंने कहा, आगे बताया कि 5वें और 15वें सेक्शन में टीचर्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव, बहुत अच्छी अच्छी नीतियां बनाई गई हैं। और उन नीतियों का जो सार तत्व है उसको इस शब्द से समझ सकते हैं कि टीचर आर कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को इस पूरी अध्ययन की प्रक्रिया का, अधिगम की प्रक्रिया का हृदय माना गया है, जहां से कि ऑक्सीजन रूपी ऊर्जा हर एक सेक्शन में पहुंचने वाली है। तो इस टीचर्स की हम बात करें, अब हम अगर बात करें तो टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम इन NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में टीचर्स के बारे में क्या कहा गया है, इसकी डिटेल माहिती हम जरा, इसकी डिटेल समझ हम जरा इस स्लाइड के माध्यम से लेना पसंद करेंगे। तो there are 27 sections in the NEP 2020, in which section 5 and 15 are directly and section 1 to 8 are indirectly related with the teacher education and expectations. इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक के दायित्वों को भी बताया गया है, उससे की जाने वाली अपेक्षाओं को भी बताया गया है, और इस साथ साथ शिक्षक शिक्षा में या शिक्षक प्रशिक्षण में कौन से चेंजेज आएंगे
इसके बारे में भी इसकी डिटेल बात की गई है, जो कि 5वें और 15वें सेक्शन में डायरेक्टली इससे संबंध में ही बात की गई है। और रही बात इसकी अपेक्षाओं की, तो वो 1 से लेकर के 8 तक का जो सेक्शन है उसमें हम कहीं कहीं इस चीज को पाते हैं। जबकि विद्यालय शिक्षा की बात की जाती है तो शिक्षक भी अनायास उसमें आ ही जाता है, और शिक्षक की अपेक्षाएं और शिक्षक से अपेक्षाएं क्या है इसकी भी बातें इसमें कर दी जाती है। एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है उसकी हम जरा बात पहले कर देते हैं, क्योंकि हर एक शिक्षक ये जरूर समझे कि समाज, राष्ट्र, सरकार उससे क्या अपेक्षाएं रखती है, ये वो समझे, जाने और जीवन में उतारने का प्रयास करे, तभी वो अच्छा एक टीचर बन सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है? टीचर प्रिपरेशन इज एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव एंड नॉलेज, फॉर्मेशन ऑफ डिस्पोजिशंस एंड वैल्यूज and development of practice under the best mentors. Teacher must be grounded in Indian values, languages, knowledge, ethos, and tradition, including tribal traditions, while also being well versed in the latest advances in education and pedagogy. टीचर्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, और इसमें हम इस पैराग्राफ को अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्स मल्टीपल डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। जो शिक्षक की तैयारी है, अगर शिक्षक स्वयं करता है तब भी, और उसे अगर ये तैयारी कराई जाती है प्रशिक्षण के माध्यम से तब भी, मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव में ही ये तैयारी होनी चाहिए। परिप्रेक्ष्य उसके वैविध्यपूर्ण होनी चाहिए, और वो विविधता समाज से रिफ्लेक्ट होने वाली होनी चाहिए। समाज की जो अपेक्षाएं हैं, समाज की जो मान्यताएं हैं, समाज की जो जरूरियातें हैं, समाज की जो आवश्यकताएं हैं, उसको इसमें रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। ये मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। कोई एक विषय को लेकर के कोई एक शिक्षक बन जाए ऐसा नहीं, वो अपने विषय का ज्ञाता तो हो ही, लेकिन साथ साथ उससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य जानकारी रखे। ये इस शिक्षा नीति में अपेक्षा की गई है। फॉर्मेशन ऑफ डिस्पोजिशंस एंड वैल्यूज, उसका जो जीवन है, उसका जो आचरण है वो वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ हो, और उसका जो प्रकटीकरण है वो इस तरीके से हो कि उसको देखने वाले, उसको अनुगमन करने वाले बच्चे अपने आप इस चीजों को सीखते जाए। और ये काम बेस्ट मेंटर्स के अंडर में ही होना चाहिए। जो टीचर्स एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स को प्रिपेयर करेंगे, उनमें ये बात पहले आनी चाहिए। टीचर्स मस्ट बी ग्राउंडेड इन इंडियन वैल्यूज। टीचर्स जो है वो अपने भारतीय मूल्यों को, भारतीय अस्मिता को, भारतीय समता को, भारतीय समावेशन की प्रथा को, भारतीय हुनर विद्या को, उसकी 64 कलाओं को वो समझें, उसमें विश्वास रखें। क्योंकि हमने एकमात्र सदियों से भुला दी गई जिस योग को पकड़ा, और आज सिर्फ 5 साल के अंतराल में हम देखते हैं कि योग विश्व की एक धरोहर माने जाने लगी है। हालांकि आयुर्वेद में, मेडिकल के क्षेत्र में योग को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए, जनमानस के लिए इसकी इतनी प्रचलन में नहीं था। लेकिन एकमात्र सामूहिक प्रयास करने से, जिसकी संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषणा के साथ किसी राष्ट्रीय एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और साथ ही साथ बहुप्रचार के माध्यम से इसे हमने इतना फेमस कर, और इसके जो उपयोगिताएं हैं उसको विश्व ने रिकॉग्नाइज भी किया है। तो योग के जैसी तो कितनी ही विद्या हमारे पास है, हमारी संस्कृति में पड़ी हुई है, जिसे हमने भुला दिया है। उसे एक बार फिर से गौरवपूर्वक अगर हम शामिल कर लें, गौरवपूर्ण रीत से अपने जीवन में उसको अपनाने और बात करने की शुरुआत करें, तो लोग उसे समझेंगे और उसे स्वीकारेंगे, जिससे कि हमें भी लाभ होगा और विश्व जनमानस का भी कल्याण होगा। उसके बाद फिर लैंग्वेज की बात की जाती है कि भारतीय बहुभाषी देश है, तो इस भारतीयता को जीवित रखने के लिए भी बहुभाषा होना चाहिए। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा की जब पूरी बात आप करेंगे तो उसमें पाएंगे कि जब शिक्षक की नियुक्ति होगी, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि कोई भी शिक्षक जब किसी स्कूल के लिए पसंद किया जाएगा तो उसमें विशेष चरण होंगे, और उस चरणों को उसे पास करना पड़ेगा। पहला तो राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर ली जाने वाली परीक्षा को वो पास करेगा बीएड की डिग्री के साथ साथ। उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में
उससे वो पढ़ाता कैसा है वर्ग में ये देखा जाएगा। सिर्फ बातचीत से नहीं काम चलेगा, उसे पेपर, पेंसिल, चॉक, डस्टर, ब्लैकबोर्ड, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से सुसज्ज एक वर्ग दे दिया जाएगा जिसमें कि बच्चे भी बैठे होंगे और उन्हें पढ़ाना होगा और उनकी रिकॉर्डिंग होगी या उनका ऑब्जर्वेशन होगा और उसके आधार पर उनके अध्यापन कला को समझा और परखा जाएगा। उसके बाद उन्हें सिलेक्ट करने की बात होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी होगा कि वो जिस क्षेत्र में अपॉइंट होने वाले हैं उस क्षेत्र की भाषा की समझ रखते हैं कि नहीं, ये प्राथमिकता होगी और ये उनका जांचा ही जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के प्रमोशन के लिए बहुत ही कृतसंकल्प है और जिसकी झलक भारतीय शिक्षण, खास करके शिक्षण शिक्षा में, शिक्षक शिक्षा में देखने को मिलती है। और इसमें एक अपेक्षा ये भी कही गई है कि जो हमारे ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, वहां पे आज भी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम धरोहरों को देखा जा सकता है। तो उस ट्रेडिशंस को इंक्लूड करने की जरूरत है, उसे एक्सक्लूड नहीं करना है, हमें इंक्लूड करना है, उसको अच्छी दृष्टि से देखना है ताकि विश्व देखे, क्योंकि जब शुरुआत हम करेंगे तो दूसरे उसे अपनाएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक शिक्षक से अपेक्षा की गई है कि वो मल्टीडिसिप्लिनरी हो, मतलब कि बहु विषयों का ज्ञाता हो, उस पर्सपेक्टिव को समझने वाला हो, अपने विषय की जानकारी रखने वाला हो, वैल्यूपूर्ण आचरण करने वाला हो, एक अच्छे प्रशिक्षक के द्वारा तैयार किया गया हो, भारतीय कल्चर और उसकी संस्कृति को समझने वाला हो, भाषाओं को समझने और जानने बोलने वाला हो, उस परंपरा को समझने और समझाने की दक्षता रखता हो, जो ट्राइबल ट्रेडिशंस है उनको जानता हो और साथ ही साथ एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी नवीन टेक्नोलॉजी आई है उसको समझता हो, क्योंकि अब सिर्फ पेडागोजी से काम नहीं चलेगा दोस्तों। क्योंकि पेडा का मतलब होता है बच्चा, पौधा। पेडागोजी काम देती है कहाँ पे? सेकेंडरी लेवल तक पेडागोजी काफी उपयोगी है, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी से आगे बढ़ते हैं हायर सेकेंडरी में और हायर एजुकेशन में हमें एंड्रोगोजी की तरफ आना ही पड़ता है। हम कुछ संदर्भों में एंड्रोगोजी की तरफ आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं होगा, क्योंकि विश्व पेडागोजी से एंड्रोगोजी होते हुए यूटागोजी तक पहुंच गया है। यूटागोजी वो शिक्षण की विधा है जिसमें व्यक्ति अपनी विद्या आवश्यकताओं की पहचान करता है और विविध साधनों और संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने अध्ययन के बारे में खुद चिंतन करता है, आयोजन करता है, पढ़ता है और मूल्यांकन करता है। लेकिन हमें औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में खास तो एंड्रोगोजी को अपनाना पड़ेगा, सिर्फ पेडागोजी से काम नहीं चलेगा। इसलिए एडवांसमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे बढ़ते हैं जरा हम कि मेजर रिकमेंडेशंस इन एनईपी 2020 फॉर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अभी तक हमने देखा कि एक शिक्षक से क्या अपेक्षाएं की गई हैं, लेकिन इन अपेक्षाओं के साथ ही साथ इस प्रोग्राम में कुछ रिकमेंडेशन किए गए हैं, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि there are 11 points have been discussed regarding teacher education section 15 of NEP 2020 document. Some major recommendations are to restore the prestige of teaching profession. The regulatory system shall be empowered to take stringent action against substandard and dysfunctional teacher education institutions (TEIs) that do not meet basic educational criteria. पहली बात ये कही गई है कि जीएस वर्मा कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और इस कमेटी ने टीचर एजुकेशन के संदर्भ में बहुत सारे इरेगुलरिटीज को पाया था और उसी का संज्ञान लेते हुए ये कहा गया है कि अब इसके रेगुलेटरेशन का बहुत ही व्यापक रूप से संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट जो है वो राष्ट्र को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे शिक्षक नहीं बना सकते। तो उसके स्टैंडर्ड को सुधारने की बात कही गई है। बाय 2030 only educationally sound multidisciplinary and integrated teacher education programs shall be enforced. 2030 तक सिर्फ वही संस्थाएं रहेंगी जो कि बहुविषयी होंगी और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन को देने वाले होंगे।
All teacher education program must be conducted within composite multidisciplinary institution to provide multidisciplinary input to pupil teacher. बहुविषयी अनुभव प्रदान करने वाले जो संस्थान होंगे वहीं कार्यरत रहेंगे और जो शिष्य शिक्षक हैं उनको बहुविषयी ज्ञान वो मुहैया कराएंगे. All stand-alone TEIs will be required to convert to multidisciplinary institutions by 2030, since they will have to offer the 4-year integrated teacher preparation program. 2030 तक सभी एकल सिर्फ एक बीएड का कार्यक्रम चलाने वाली या एमएड का कार्यक्रम चलाने वाली जो भी संस्थाएं हैं वो बंद कर दी जाएंगी अथवा उनको अपग्रेड होना होगा मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स के रूप में. और ये भी मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स के रूप में डेवलप हो और वो भी कैसे एक लार्ज स्केल पर जहां पे कम से कम 3000 बच्चे पढ़ते हो. ऐसा मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा अथवा उनको इस प्रकार के इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाना पड़ेगा, उसमें मर्ज हो जाना पड़ेगा. लेकिन 2030 के बाद किसी भी सिंगल टीईआईज का अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप में कहा गया है. The 4-year integrated B.Ed by 2030 become the minimal degree qualification for school teacher. 2030 के बाद से सिर्फ 4 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम ही चलाए जाएंगे और किसी भी स्कूल में टीचर बनने के लिए जरूरी होगा कि वो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed को किया हो. 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed का मतलब कि वो विषय में BA और प्लस B.Ed. 3 टाइप्स ऑफ B.Ed प्रोग्राम्स अभी चलाए जाएंगे. 4 इयर्स 4 इयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed रहेगा. 2 year B.Ed for student having bachelor degree in a specialized subject. 1 year B.Ed for candidates who have 4 year undergraduate degree in a specialized subject. कहने का मतलब यह है कि 4 वर्ष से इंटीग्रेटेड B.Ed का एक प्रोग्राम चलेगा अभी. दूसरा, वो संस्थान जो कि मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स हैं और लार्ज स्केल पर बच्चों को पढ़ाते हैं उनमें 2 वर्षीय B.Ed के भी प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने की बैचलर की डिग्री अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में प्राप्त की हुई है उनके लिए. और साथ ही साथ 1 year B.Ed conducted who have 4 year undergraduate degree in a specialized subject. अगर किसी विद्यार्थी ने 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी का प्रोग्राम किया है अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में तो उसको 1 वर्ष का B.Ed का भी प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा. जिस प्रकार हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन के संदर्भ में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की मैंने बात की थी वो सामान्य रूप से 4 वर्षीय बीए, बीएससी, B.Ed, बीकॉम इन डिग्रीज की बात थी. लेकिन यहाँ पे जब B.Ed की बात होगी तो वहां पे स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब 3 प्रकार का B.Ed रहेगा हमारे पास में. वो रहेगा 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय. आगे चलते हैं. स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. इसमें यह कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो है वो हमारे बीच आए, जुड़े और रहें, इसके लिए स्कॉलरशिप से लाभान्वित करने की बात कही गई है. ईच HEI विल हैव अ नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल टू वर्क क्लोजली. हर एक हायर एजुकेशन और खास करके TEIs को जो कि टीचर एजुकेशन के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनको स्कूल्स के साथ, वो चाहे स्कूल प्राइवेट हो या फिर सरकार के हो, उनके साथ क्लोजली एक रिलेशन बनाना पड़ेगा ताकि वहां पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकें शिक्षा संबंधित बातों का. टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड एडमिशन टू प्री सर्विस टीचर्स शैल बी थ्रू सुटेबल सब्जेक्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो NTA जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट लेगा और उसके आधार पर जो पास होंगे उनको ही टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलेगा. प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग लेने के लिए उनको माना जाएगा. डाइवर्स फैकल्टी प्रोफाइल. हर एक इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टीज होगी वो सिर्फ अपने विषय के स्पेशलाइजेशन नहीं रखने वाले होंगे बल्कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाले होंगे. एक डाइवर्सिफाइड फैकल्टी प्रोफाइल उसमें देखने को मिलेगी. ऑल फ्रेश PhD स्टूडेंट्स, मतलब इसमें यह भी कहा गया है कि जो PhD जो लोग कर रहे हैं उनको अब कम से कम अपने PhD डिग्री के साथ साथ एजुकेशन, टीचिंग या पेडागोजी से संबंधित एक सर्टिफिकेट कोर्स भी करना होगा. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एज स्वयं एंड दीक्षा फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स विल बी इनकरेज्ड. टेक्नोलॉजी के प्रयोग को और ऑनलाइन ट्रेनिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
A national mission for mentoring shall be established with a large pool of outstanding senior retired faculty. जो इन सर्विस टीचर एजुकेटर हैं उनके साथ ही उनकी मदद के लिए, ताकि एक अच्छे टीचर्स तैयार किए जा सकें, उसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर उन रिटायर लेकिन विशेषज्ञ शिक्षकों की एक फौज तैयार की जाएगी, जो कि इस शिक्षक प्रशिक्षण के काम में हाथ बढ़ाएंगे और हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा के बारे में कही गई है। अब सवाल ये आता है कि ये चेंजेस तो आ गए, तो ये जो चेंजेस है अगर हम इसको समराइज करें तो कैसे कर सकते हैं? तो ये चेंजेस कहाँ कहाँ है? तो ये चेंजेस प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर बदल गए हैं, यूजी का हो, पीजी का हो या फिर पीएचडी का हो। एमफिल को तो पूरा इसमें से खत्म ही कर दिया गया है। एडमिशन प्रोसेस इन प्रोग्राम, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का जो एडमिशन होगा अब वो सिर्फ और सिर्फ जो एप्टीट्यूड टेस्ट है और विषय का टेस्ट है उसके टेस्ट के आधार पर ही लिया जाएगा, मतलब एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके आधार पर वो उसमें एडमिशन हो पाएगा। इन करिकुलम में चेंजेस आएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर परिवर्तित हुआ है, उसकी अपेक्षाएं परिवर्तित हुई हैं, इसलिए इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अब शिक्षक की शिक्षा का जो प्रोसेस आज तक का रहा है उसमें बदलाव आएगा। इन रेगुलेशन, इसके रेगुलेशन की प्रक्रिया में बदलाव आएगा। इन लिंगुअल इंपॉर्टेंस, भाषाई महत्व के बारे में बहुत बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज तक या तो हमने राष्ट्रभाषा हिंदी को महत्व दिया या प्रादेशिक भाषा को महत्व दिया या फिर इंग्लिश को दिया, और बहुतायत हमने इंग्लिश को दिया है। लेकिन अब राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा के साथ साथ उन क्षेत्रीय भाषाओं को भी ट्रेनिंग में महत्व दिया जाएगा। इनके बाद ही, इनके साथ साथ हमें एक चीज और देखना पड़ेगा कि चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एनईपी 2020 रिकमेंडेशंस क्या है। ये जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो चेंजेस अपने आप में पूर्ण होंगे? वो किए जा सकेंगे? कैसे करेंगे? और उनमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें हमारे सम्मुख को आएंगी? उनको समझने के लिए, उनको बताने के लिए जरूरी है कि हम उस चैलेंजेस को भी समझें, उसके बारे में भी जानें। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी अपेक्षाएं की गई, किन दिशा निर्देशों को दिया गया, ये रिकमेंडेशन क्या क्या है, और इस रिकमेंडेशन के परिणाम स्वरूप शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन अपेक्षित हैं। इन परिवर्तनों को देखने के बाद हम शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि हम ये जानें कि क्या ये परिवर्तन इतने आसान है। इन परिवर्तनों को करने के दरमियान हमारे सम्मुख कौन कौन सी वो बाधाएं आएंगी जिनको पार करना हमारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में, इस शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में हम शिक्षकों की जितनी भूमिका है शायद ही उतनी भूमिका किसी और की। हम शिक्षक चाहे भी जिस स्तर के हों, हम प्राथमिक के हों, हम माध्यमिक स्तर के हों या फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक हों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को हम अक्षरशः लागू करें, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन के परिणाम स्वरूप ही हम इसके उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो परिवर्तन किए गए हैं, उन परिवर्तनों को अमली जामा बनाने के लिए, उनको अमल में लाने के लिए किन किन बाधाओं से हमें दो चार करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। आप उस स्लाइड को देखें और उसके आधार पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कि चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020 रिकमेंडेशंस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो सुझाव है उसके अमलीकरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। यहाँ पे 10 चुनौतियों की चर्चा की गई है। पहली चुनौती है कि एपैथेटिक एंड फियरफुल माइंड सेट ऑफ मोस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स टुवर्ड्स एनईपी 2020। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हालांकि 1986 के बाद आई हुई पहली शिक्षा नीति है, और इस हिसाब से हम देखें तो लगभग 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति हमारे समझ प्रस्तुत हो रही है। आजादी के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बाद हमने अनेकों शिक्षा के आयोग और शिक्षा की समितियां और उनके द्वारा सुझाए गए सुझावों पर अमल किया है और आगे बढ़े हैं। लेकिन
लोगों के जनमानस, लोगों के मन में, जनमानस के मन में, और खास करके जो शिक्षा के साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यार्थी के माता पिता, प्रबंध समिति और सरकार मुख्य रूप से शामिल है। इन स्टेक होल्डर्स में से अगर हम एक सरकार को अलग करें, तब भी हम देखते हैं कि 4 स्टेक होल्डर्स के मन में अभी भी कुछ शंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं इन बदलावों को लेकर के, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं इन चीजों को। हम शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में जुड़े लोग या फिर NEP 2020 में रुचि रखने वाले जितने शिक्षक हैं, उन्होंने तो शायद इस पूरे मसौदे को पढ़ा है, उसको समझने का प्रयास किया है, अलग अलग सेमिनारों में भागीदारी की है, लोगों को सुना है और सुनाया है। तो थोड़ी क्लियरिटी हम शिक्षकों के मन में तो आई है, हम शिक्षा के साथ जुड़े प्रशासकों के मन में आई है, लेकिन विद्यार्थी, उनके माता पिता, समाज के अन्य सदस्य अभी भी इस शिक्षा नीति से अनभिज्ञ हैं, ये हम कह सकते हैं। उन्हें इतना पता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा लागू हो चुकी है, लेकिन उसमें क्या है वो नहीं जानते, और अज्ञानता, किसी चीज के बारे में न जानना एक भय को उत्पन्न देता है। तो हम कुछ भी नया करने जाएंगे, या स्कूल या कॉलेज कुछ भी नया करने जाएगी, तो उसके मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा ये आएगी कि जिनके लिए हम कर रहे हैं वही इससे जागरूक नहीं है। अगर वो जागरूक नहीं है तो वो ढेर सारे प्रश्न उठाएंगे, प्रश्न करेंगे, और पूरे मन से इस बदलाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है, जिस बाधा को पार करना हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है। तो रिफ्रेशर के कोर्स के बाद आप जब भी कभी जाएं, जहां कहीं भी जाएं, तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में लोगों के प्रश्नों को उत्तरित करने का अवश्य प्रयास करें। दूसरी बात आता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि चेंज सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने डिग्री में सिर्फ ये लिख दिया कि 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष का BA है, मतलब 4 वर्ष की BA, सिर्फ इतना कर देने मात्र से चेंज नहीं होने वाला है। ये चेंज हर एक स्तर पे होगा। सबसे पहला चेंज तो ये होगा कि इसमें जुड़ने वाले लोगों के माइंडसेट में इसको चेंज करना पड़ेगा। उन्हें ये मान के चलना पड़ेगा कि उनके मस्तिष्क में, उनके एटीट्यूड में अब परिवर्तन लाने की जरूरत है, तभी ये स्ट्रक्चरल चेंज सार्थक हो पाएगा। और ये स्ट्रक्चरल चेंज जो किया गया है वो अपने आप में इतना नवीन है कि उसको समझना और उसको समझाना थोड़ा जटिल कार्य है। 1 वर्ष करे तो डिप्लोमा, 1 वर्ष करे तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष करे तो डिप्लोमा, 3 वर्ष करे तो डिग्री, 4 वर्ष करे तो रिसर्च के साथ की डिग्री। ये बातों को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कौन करेगा, जैसे बहुत सारे प्रश्न हम सबके मन में तैर रहे हैं। ये तो बात सिर्फ वैचारिक स्तर की मैंने की, क्योंकि इसको करने के लिए अगर हम 4 वर्षीय BEd करते हैं या 4 वर्षीय BA का प्रोग्राम करते हैं या कोई भी UG काम करते हैं, तो हमें लगभग 25% इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जितने विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए ही 25% एक्स्ट्रा मैनेज करने पड़ेंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर हमें खड़े करने पड़ेंगे। अब जबकि फाइनेंशियल स्टेटस हमारे विश्वविद्यालयों, हमारे विद्यालयों की ऐसी है, जिसमें आज तक हमने, जो कि 1968 में ये कहा गया था कि 6% का हम बजट देंगे, वो आज तक नहीं हो पाया। फाइनेंशियल क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं, तो वो अलग से एक 25% का स्ट्रक्चर खड़ा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। वैचारिक स्तर पे, फाइनेंशियल स्तर पे, फिजिकल लेवल पे इन चीजों को करना अपने आप में एक चुनौती है। हाँ, ये चुनौती है, असाध्य नहीं, ये हमें मान के चलना है। तो इस चुनौती अगर हम जानेंगे, समझेंगे, तो उसको हम लागू करने के बारे में सोच सकते हैं। अपडेटिंग TEIs इन मल्टीडिसिप्लिनरी फॉर्म। अब अभी तक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो शिक्षक शिक्षा के संबंधित कॉलेजेस चल रहे हैं, वो सिंगल है, सिंगल डिसिप्लिनरी है, मतलब सिर्फ वहां पे BEd के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और वो नए जन्म लिए कॉलेज जो कि अभी भी उत्पन्न हुए हैं, जिनके पास न तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, न तो एकेडमिक है, न तो फैकल्टीज है, न तो एक्सपीरियंस है,
अभी तो अपने एकत्व के ही अस्तित्व को बचाए रखने में मुश्किल अनुभव कर रहे हैं, वो बहुविषयी कैसे बनेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि ऐसे कॉलेजों को, ऐसे संस्थाओं को मल्टी डिसिप्लिनरी में चेंज करना बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करता है, बहुत बड़े एकेडमिक्स की मांग करता है, बहुत सारे फैकल्टीज की मांग करता है, जो कि वर्तमान समय में पूर्ण कर पाना लगभग असंभव है। इसके लिए दूसरे रास्ते खोजे जाने पड़ेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, जो चुनौती का सामना हमें करना है और करना पड़ेगा। पुअर कंडीशन ऑफ टीईटीज, जैसा कि मैंने कहा कि अब ट्रेडिशनल मल्टी डिसिप्लिनरी के संदर्भ में करना जितना मुश्किल है, वैसे क्योंकि जो टीईटीज हैं, जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी कंडीशन बहुत ही पुअर है। क्योंकि सही मायने में अगर हम देखें तो शिक्षक प्रशिक्षण के जो संस्थान हैं, उनके पास कम से कम अपना एक प्राइवेट एक्सपेरिमेंटल स्कूल होना चाहिए, जो कि एक असाध्य बात है। शायद कुछ यूनिवर्सिटीज के पास अपने एक्सपेरिमेंटल स्कूल हो, लेकिन छोटे छोटे जो कॉलेजेस खुले हुए हैं उनके पास तो इसकी सुविधा है ही नहीं। वो प्राइवेट और दूसरे स्कूल्स पर निर्भर करते हैं, जिनको कि समय समय पर उनसे विनती करनी पड़ती है कि भाई मुझे अपना स्कूल दे दीजिए, 10 दिन के लिए हमारे बच्चे प्रैक्टिस में आएंगे, ये करेंगे। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है। तो एक्सपेरिमेंटल स्कूल का अभाव है, जो कि होना चाहिए। खेल के मैदान का अभाव है, कल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए हॉल का अभाव है। अरे पूरे तो वर्गखंड की संख्या नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है। इस पुअर कंडीशन में अगर हम ये कहते हैं कि हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इसको करना चाहते हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अनसर्टेनिटी, अनक्लियरिटी अबाउट द एजुकेशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स, ये तो हमने बात की फिजिकल स्टेटस की। अभी जो बात कर रहे हैं वो है टीचर एजुकेटर्स की। पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़ जाइए, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं पे भी इन शिक्षकों को तैयार करने वाले जो शिक्षक है, वो टीचर एजुकेटर कैसे तैयार किए जाएंगे, इसके बारे में कहीं चर्चा भी नहीं की गई है। तो ये अनसर्टेनिटी, अनक्लियरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर हम किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो उस चीज से संबंधित हर एक चीज के बारे में हमें गौर करना पड़ेगा। अगर हम 4 वर्षीय बीएड करने जा रहे हैं, एक्सपर्टाइज वहां पे देने जा रहे हैं, एक्सपर्ट को एज ए फैकल्टी नियुक्त करने जा रहे हैं, तो टीचर एजुकेटर प्रोग्राम में कौन कौन से चेंजेस होने चाहिए, इसके बारे में सोचा जाना और उसे तुरंत लागू करना अपने आप में एक चुनौती है। मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूं एमएड के कोर्स की, जिसकी चर्चा भी यहाँ पे नहीं की गई है। तो उसे कैसे फंक्शनल किया जाएगा, उसमें कौन कौन से चेंजेस होंगे, इसके बारे में सोचना जरूरी है। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि उस अनुरूप हमें करिकुलम बनाने पड़ेंगे, उस अनुरूप हमें शिक्षकों को पुनः प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ताकि वो शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सके। तो इस संदर्भ में ये एक चुनौती हमें देखने को मिलती है। दूसरी है कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अनट्रेन्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट टू डेवलप प्रोफेशनल टीचर्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बात कही गई है जो कि इनोवेटिव बात है। वो ये बात है कि अब टीचर एजुकेशन कॉलेजेस में जो टीचर एजुकेटर्स होंगे, वो सिर्फ शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित लोग ही नहीं होंगे, बल्कि मनोविज्ञान, फिलॉसफी, समाजशास्त्र, क्राफ्ट से संबंधित लोगों को भी एज ए फैकल्टी मेंबर वहां पे चयनित किया जाएगा। हम जानते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण की प्रक्रिया एक विशेषीकृत प्रक्रिया है, जिसमें पेडागोजी और एंड्रोगोजी के विविध आयामों को समझाया और समझा जाता है। अब ये जो एक्सपर्ट बाहर से हमारे सम्मुख आएंगे, जो सिंपली एमए होंगे या फिर उस विषय में पीएचडी होंगे, लेकिन उनके पास एंड्रोगोजी और पेडागोजी का कोई जानकारी नहीं होगी। ऐसे लोगों को अगर हम बिना उन्हें प्रशिक्षित किए इस फील्ड में लाते हैं, तो वो हाउ टू टीच कैसे पढ़ा पाएंगे। हाँ, उनका योगदान कहाँ होगा, वो व्हाट के संदर्भ में विषय को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन हाउ टू टीच, हाउ टू मोटिवेट टू टीच, इसमें शायद वो अक्षम रहेंगे। तो ऐसे लोगों को नियुक्त करना और उनसे ये अपेक्षा करना कि वो एक ट्रेंड टीचर पैदा करेंगे, ये एक अपने आप में चुनौती है, जिसे हमें समझना और रेक्टिफाई करने की जरूरत है। अगर ये रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता तो इसमें कुछ नए उपाय करने की जरूरत है, जिसकी चर्चा हम आगे
जब प्लान ऑफ एक्शन की चर्चा करेंगे तब करेंगे। टू अट्रैक्ट टैलेंटेड गिफ्टेड स्टूडेंट इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अभी तक ये कहा जाता है कि भाई हमें कुछ नहीं मिला तो हम इस फील्ड में चले गए, और बहुत बार ये बात शिक्षा के संदर्भ में भी सुनने को मिलती है। हालांकि एक मजाक में कहा जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें जो आता है हम ये मान के चलते हैं कि वो अपनी मर्जी से आया है, स्वेच्छा से आया है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि इसमें जो लोग भी सम्मिलित हों वो स्कॉलर, वो गिफ्टेड लोग हों, वो प्रतिभाशाली लोग हों। हायर एजुकेशन में जितने लोग जुड़ना चाहते हैं उसमें से जो क्रीम लोग हैं, जो क्षमताओं को रखते हैं, वैसे लोग इस प्रोफेशन के प्रति आकर्षित हों, ये करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्हें स्कॉलरशिप देने की बात कही जा रही है। बहुत अच्छी पहल है, लेकिन क्या ये स्कॉलरशिप अभी नहीं मिलती? SC ST कॉलेज लेवल से, अन्य संस्थाओं से स्कॉलरशिप तो मिलती है, अभी भी मिलती है। कुछ विशेष स्कॉलरशिप की बात हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इतना कर देने मात्र से प्रतिभाशाली लोगों को इस क्षेत्र में जोड़ लेना बहुत मुश्किल होगा। मैं एक उदाहरण यहां पे देना चाहूंगा, और वो उदाहरण गुजरात का। कुछ साल पहले गुजरात में PTC कॉलेज चलते थे। वो PTC कॉलेज गारंटेड PTC कॉलेज के रूप में थे कि वहां से पढ़ के निकले बच्चों को नौकरी मिलनी ही मिलनी है, और ऐसी ही प्रक्रिया विगत कुछ दशक पहले यूपी में भी लागू थी कि जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन का ट्रेनिंग ले लेता था उसको देर सवेर शिक्षक की नौकरी, वो भी सरकार के द्वारा, सरकार फंडेड स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में मिलती थी, मतलब एक नौकरी की गारंटी होती थी। तो उस समय हम देखते थे कि उस PTC में एडमिशन लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में थी और खूब टैलेंटेड और गिफ्टेड बच्चे उसमें जुड़ते थे। एक एक सीट के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेना पड़ता था, इतनी भीड़ होती थी, और आज कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उस पॉलिसी को उसमें से निकाल दिया गया है। तो सिर्फ स्कॉलर से काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ और भी प्रावधान करने पड़ेंगे, जो कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, टैलेंटेड विद्यार्थियों को जोड़े रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पुअर सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स, बहुत तरह के स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, और उसमें भी टीचर एजुकेशन के संदर्भ में जो कॉलेजेस चल रहे हैं वो तो वैविध्यपूर्ण है। उसमें कुछ प्राइवेट है, कुछ सरकारी है, कुछ एडेड है, कुछ यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, कुछ डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंग हैं। तो उनके जो सर्विस कंडीशन है उसमें बहुत अंतर है। कुछ बहुत ही अच्छी कंडीशन में है जो यूनिवर्सिटीज में है, जो डिपार्टमेंट्स में है, जो ग्रांटेड नेट के विद्यालयों में है, वो बहुत ही प्लस की स्थिति में है। लेकिन जो प्राइवेट में है उनकी स्थिति क्या है हम जानते हैं। JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ें तो हमारी आंखें खुल जाती है। इस पुअर कंडीशन को, टीचर्स के पुअर कंडीशन को रोकना जरूरी है, तभी अच्छे टीचर एजुकेटर्स हमें मिल पाएंगे। टू डिजाइन अ न्यू टीचर एजुकेशन करिकुलम टू मीट द डिमांड ऑफ NPP 2020 इज आल्सो अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि थोड़े से समय में इस करिकुलम को बदल देना, उसको फिर से लगा देना एक बहुत बड़े भागीरथ प्रयास की मांग करती है, जो कि एक चुनौती है। हालांकि ऐसी चुनौती नहीं जिसे पार न पाया जा सके, हम पार पा सकते हैं। टू एस्टेब्लिश एंड एंश्योर क्वालिटी इन टीचिंग, एक बार फिजिकली, फैकल्टी वाइज हम PETs को अपलिफ्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करे रखना भी अपने आप में एक चुनौती है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है हम टीचर्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चुनौतियों से पार नहीं पाया जा सकता। इन चुनौतियों को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, इन चुनौतियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सुझावों को अमल में ला सकते हैं, धरातल पर उतार सकते हैं, अगर हमने इस एक्शन प्लान के साथ काम किया तब। और ये एक्शन प्लान यहां पे हम देख सकते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस। ये प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं हमारे, इसे हम जरा समझने का प्रयास करें। 10 चैलेंजेस से और 10 प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे हमने प्रस्तुत किया है। पहला, ऑर्गेनाइज सेमिनार एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू मेक अवेयर ऑल स्टेक होल्डर्स in which student, teachers, parent, institute administrator and government officials are also included। जो included है उनके लिए, उन सब के लिए मास स्तर पर मिशन मोड में ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेमिनार्स आयोजित किए जाएं, और ये सिर्फ शिक्षकों के बीच में ही ना हो,
या कॉलेजों या विद्यालयों में ना हो, बल्कि ये सम्मेलन जो है वो ग्राम पंचायतों में भी किए जाए, ग्राम सभाओं में भी किए जाए, नगर पालिकाओं में भी किए जाए, अलग अलग शहर के टाउन हॉल्स में किए जाए और शिक्षकों को ये दायित्व दिया जाए और वो स्वेच्छा से स्वीकारें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जनमानस में वो जागरूकता लाए। दूसरा जो एक्शन प्लान होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम फ्रेम एंड कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ऑल टीईटीज। जो टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स को ये कंपल्सन कर दिया जाए, एक टाइम फ्रेम दे दिया जाए कि आपको इतने समय में करना ही करना है। 2030 की बात हमने की, लेकिन क्या 30 तक हम इंतजार करेंगे? नहीं, हमें इस स्ट्रक्चरल चेंज को लाने के लिए टाइम बाउंड ईयर प्लान बनाना पड़ेगा और इस ईयर प्लान के आधार पर हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने कॉलेजों को एक साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में हमने कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि वो बनाना पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ ये भी निश्चित करना पड़ेगा कि कितने नए, कब और कैसे खोलने हैं, उसका एक वेल डिजाइन होना चाहिए और उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन उस पर होगा, तो शायद हम 2030 तक इस काम को कर पाए। To provide support and guidance in a mission mode to all single discipline TETs to upgrade multidisciplinary, ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि अगर वो स्कूली शिक्षा को कंपल्सरी और फ्री कर सकती है तो स्कूली शिक्षा के आधार स्वरूप TEIs को, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलाने वाले इंस्टीट्यूट्स को भी फुल्ली फ्री करना चाहिए पूरे जनमानस के लिए। और इसकी फाइनेंशियल, फिजिकल, फैकल्टी, इंटेलेक्चुअल जितनी भी जवाबदारी है वो सरकार के द्वारा ही उठाई जानी चाहिए। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर कोई प्राइवेट संस्था चलाना चाहती है तो वो भले शिक्षकों को नियुक्त करे, लेकिन उनके वेतन और उनकी वो जो सुविधाएं सरकार के मानक के अनुसार होंगे, जो कि सरकार के द्वारा ही दिए जाएंगे उसके खजाने से। तो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव को हम जन्म दे सकते हैं। स्पेशल पैकेज एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ आरटीईटीज, एक स्पेशल पैकेज देने की जरूरत है फिलहाल, क्योंकि उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, जो कि फिजिकली भी होगा, स्ट्रक्चरली भी होगा, फैकल्टी वाइज भी होगा, और जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी होगा, जिसके लिए एक स्पेशल पैकेज की जरूरत होगी। और ये स्पेशल पैकेज सरकार मुहैया कराए, ये उसकी जिम्मेदारी है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम फॉर प्री एंड इन सर्विस टीचर एजुकेटर्स, हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके संदर्भ में कोई खास चर्चा नहीं की गई है, कोई प्रत्यक्ष चर्चा नहीं की गई है, लेकिन इस पर बिना फोकस किए हम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में कोई भी सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि सुधार करने के लिए जरूरी है कि जो सुधार करने वाले हैं वो पहले सुधरें। तो टीचर एजुकेटर सुधरेंगे तो टीचर्स सुधरेंगे, और टीचर्स सुधरेंगे तो विद्यार्थी सुधरेंगे, विद्यार्थी सुधरेंगे तो राष्ट्र सुधरेगा, और राष्ट्र में आया सुधार हम सबके विकास के लिए सहायक होगा। इसके आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो टू मेक कंपल्सरी टीचर एजुकेशन सर्टिफिकेट फॉर ऑल अनट्रेन्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रोफेशनल टीचिंग, जो मैंने कहा कि जो अन्य सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी बचने वाले हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, उनको भी एक सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाए, उसके बाद ही पेडागोजी और एंड्रागोजी का एक सर्टिफिकेट कोर्स उसको कराया जाए, उसके बाद ही उन्हें उस फैकल्टी में आने दिया जाए, ताकि वो अपने एक्सपर्टाइज का तो ज्ञान दे ही सके, साथ ही ये भी बता सके कि इस एक्सपर्टाइज को, इस ज्ञान को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे विद्यार्थियों को मोटिवेट करना है ताकि वो इसे सीख सके। गारंटी ऑफ सर्विस along with proposed scholarship only attract talented gifted student in teacher education program so ensure it। स्कॉलरशिप देने के साथ साथ गारंटी हो सर्विस की कि जितने भी TEIs के विद्यार्थी होंगे, जितने भी टीचर एजुकेटर से निकलेंगे, उनको गारंटेड रूप से नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होनी चाहिए। और एक पूरा फ्रेम बनना चाहिए कि हमारी आवश्यकताएं इतनी हैं, हमें इतने विद्यार्थियों को पढ़ाना है, इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इतने शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, इन शिक्षकों की इस ईयर में जरूरत पड़ेगी, और इस ईयर में जरूरत पड़ने वाले शिक्षकों को इस ईयर में तैयार कर दिया जाएगा, उनको यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाएगा। एक भागीरथ प्रयास है, भागीरथ काम है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो असंभव है, इसे किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में किया गया इन्वेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार वापस आएगा, इस राष्ट्र को मिलेगा। तो इसमें कोई भी बात छोड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसका समझौता करने की जरूरत नहीं है, इसे लागू किए जाने की जरूरत है।
फिर ऑल फैकल्टी अपीयर वेदर दे आर एसोसिएटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट मस्ट बी सैलरीड बाय गवर्नमेंट, जो कि मैंने बात कही। टाइम फ्रेम एंड ऑल लेवल एफर्ट्स आर अर्जेंट टू अपग्रेड टीचर एजुकेशन करिकुलम टू मीट डिमांड ऑफ एनपी 2020। एक टाइम फ्रेम बनाया जाए और उसके अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो अभ्यासक्रम है उनको पुनर्परीक्षित किया जाए, पुनर्समीक्षित किया जाए, पुनर्रचित किया जाए, लेकिन वो टाइम फ्रेम में होना चाहिए ताकि 2-3 साल के अंदर हम इस काम को कर सकें। इंट्रोड्यूस industrialists, farmers, skilled person, all capable members of society must help to ensure the quality of TITs, though the financial need must be satisfied by government। उस विद्यालय से और उस विद्यालय से जुड़े TEI से जो भी आसपास के लोग हैं वो जुड़े और वो लोग उस विद्यालय का मॉनिटर करें, उसमें भागीदारी करें, अपने एक्सपर्टाइज को दें, अपने स्किल को दें और वहां से लें। और ये लिंकेज जो है वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को बहुत ही सॉलिड और अच्छा बना सकेगा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, समझा और मैंने आप सबको कुछ बताने का प्रयास किया है। आप लोगों ने इसे सुना है ध्यान से, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। इसमें एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं गांधी दर्शन एक पुस्तक है, उसकी चर्चा है। फिर अध्यापक शिक्षा एक पुस्तक है, उसे आप पढ़ सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसे पढ़ें और उसमें से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उसे समझने और समझाने का प्रयास करें। फिर वैसे ही बाकी के यहाँ पर रेफरेंसेस दिए गए हैं। आप सब इन किताबों को, इन पुस्तकों के, इन आर्टिकल्स को पढ़ करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा को समझने का अवश्य प्रयास करेंगे। इसी अपेक्षा और अभिलाषा के साथ आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और राष्ट्रीय शिक्षा के विकास में आप यूं ही भागीदारी करते रहें, आपका भविष्य सुखद हो। इसी अभिलाषा के साथ, इसी कामना के साथ आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।